नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। आज संपूर्ण भारत हमारे महापुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मना रहा है। जी हाँ, हम आज संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से आधुनिक भारत के निर्माता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस जन्मदिन पर उन्हें संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं और संपूर्ण राष्ट्र उनकी कृति के लिए उनका ऋणी रहेगा। और आज जहां संपूर्ण भारत हर्षोल्लास में डूबा हुआ है, इस बाल दिवस के अवसर पर हमारे डॉक्टर रोशन सर ने भी एक पहल की है। केवी स्टूडियो के माध्यम से हमारे महापुरुषों को उनके किए गई कृति के लिए उन्हें नमन करने के लिए, तो इसी संदर्भ में हमारे साथ हमारे जिले के गौरव महान चिंतक विचारक डॉक्टर बीपी सिन्हा जी हैं, जो कि मैं बता दूं इनके बारे में 1966-67 और 1974-75 के छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं। साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी किया है और नवोदय विद्यालय के संस्थापक शिक्षकों में से रहे हैं। उसके बाद शोध से इनका जुड़ाव रहा, अभी भी ये अध्ययन अध्यापन शिक्षण इनका पेशा है और एक स्वतंत्र लेखक के रूप में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं विभिन्न भाषाओं में निकलती है और सिर्फ देश ही नहीं विदेश तक के लोग उसे पढ़ते हैं। तो अपने ज्ञान, अपने चिंतन और अपने इन विचारों से संपूर्ण जिला का नाम राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने वाले डॉक्टर बीपी सिन्हा के माध्यम से आज हम नेहरू के संदर्भ में जानेंगे। नमस्कार सर, हमारा सौभाग्य है कि आज केवी स्टूडियो में आज आप आए हैं और आपके सुंदर विचार हमें सुनने को मिलेंगे, इसके लिए तहे दिल से संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत आभार आपका। चलिए, आपको भी धन्यवाद और श्रोताओं और दर्शकों को भी धन्यवाद मेरी तरफ से। ये मेरे लिए भी सुअवसर है कि मैं इस महान अपने देश के राष्ट्र निर्माता, महान चिंतक, महान इतिहासकार, महान समाज वैज्ञानिक पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ कहने का अवसर मुझे मिल रहा है। मैं इसके लिए आपका भी, आपके स्टूडियो और ख़ास तौर पर ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन कुमार का विशेष रूप से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। मैं चाहूँगा इस संदर्भ में आप विचार दें। देखिए, निर्माता जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो स्वाभाविक रूप से है कि लगभग 200 साल के औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शोषण का शिकार हमारा देश रहा। और उस शिकार का मैं उतना आंकड़े और तथ्य में नहीं जाना चाहता हूँ। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों के शासन के काल में हर 5 साल से 10 साल पर एक भयानक अकाल पड़ता था और उस अकाल का नतीजा होता था कि लाखों लोग भूख से मर जाते थे। और दूसरी तरफ हमारे अंग्रेज़ों ने अपने उद्योगों को विकास के लिए, जान लिया, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तब हुई जब अमेरिका की खोज हुई और भारत का बाजार उसे मिला। कच्चा माल अमेरिका से और भारत का बाजार, इस दोनों ने मिल करके अंग्रेज़ों की औद्योगिक तरक्की की थी। इंग्लैंड का जो आज देखते हैं रूप, उसमें भारत का रक्त, मांस, मज्जा सब समाहित है। तो इसका परिणाम हुआ कि हमारे देश में जो कुछ भी था, कभी अंग्रेज़ों के आने के पहले हम निर्यात करते थे हमारे देश को, खास करके मुग़लों के ज़माने में, अकबर के ज़माने में हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी, इतना हम संपन्न थे कि हमारे यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डेनमार्क की कंपनी हो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगीज हो, यहाँ से सामान ले जाते थे, तैयार माल खरीद कर ले जाते थे और यूरोप के बाज़ार में बेचते थे। जी, ये तरक्की का आलम था हमारे यहाँ मुग़लों के ज़माने में ख़ास तौर पर। और हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में अगर मापदंड देखा जाए उस समय दुनिया का, तो हम इंग्लैंड से ज़्यादा विकसित थे। इंग्लैंड में हमसे ज़्यादा गरीबी थी। लेकिन फिर कहिएगा, इतनी कहने के बाद भी हमारा देश कैसे गुलाम हो गया? तो गुलाम होने के पीछे कारण हो गया कि हम जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हमारा देश पिछड़ गया, बहुत पहले से पिछड़ा हुआ था। और समुद्र की छाती पर जिसका कब्जा आगे आने वाले दिनों के बारे में सोचने में नाकाम रहे,
कई कारण हैं, उतना नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा, वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा कि हिंदुस्तान के कारीगर जो जहाज़ बनाते हैं, जो पहला वायसराय, पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, जी जी, वो इंग्लैंड के या यूरोप के जहाज़ बनाने वाले कारीगर उतने सफल सकुशल नहीं, कुशल नहीं है उसमें। लेकिन फिर क्यों ऐसा हो गया? ऐसा इसीलिए हुआ कि हमारी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, या हम अपने से बाजार और उत्पादन, डोमेस्टिक मार्केट से ही हम संतुष्ट थे। और हमको जब अंग्रेज आए तो हमको इंटरनेशनल मार्केट मिल गया हमारे उत्पादन, तब व्यापार उनके हाथ में चला गया, धन तो आता था। और जब एक बार व्यापार उनके हाथ में चला गया तो आगे आने वाले दिन व्यापारिक पूंजी का दिन था। व्यापारिक पूंजी से औद्योगिक पूंजी और औद्योगिक पूंजी से वित्तीय पूंजी का युग था। इसको समझने में, इसको आगे ले जाने में हमारी जो मुगलिया सल्तनत थी या उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वह असफल हो गई और आपस में देश टुकड़े टुकड़े में बट गए, विभक्त हो गए, जिसमें अंग्रेज़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुद मुगलों के शासन का पतन शुरू हो गया, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने से, व्यापार इनके हाथ से चले जाने के कारण। फिर यहाँ पर जो धार्मिक विभाजन था, जातीय विभाजन था, इस सब का लाभ मिला अंग्रेजों को। और इस सब का लाभ लेकर हम खुद अपनी ज़मीन को जीत कर अंग्रेज़ों के हवाले कर देते थे। जी जी, मराठे जीतते थे ज़मीन, अंग्रेज़ों के हाथ कर देते थे। निजाम जीतते थे, अंग्रेज़ों के हवाले कर देते थे। अवध के नवाब ने तो सारे राज्य अंग्रेज़ों के हवाले कर दिए, लड़े भी नहीं। तो इस तरह से हम जब गुलाम बन गए, तो गुलाम बनने के बाद जो गुलाम की दशा होती है, अंग्रेज़ों ने वही दशा हमारी की। पूरी अर्थव्यवस्था हमारा ध्वस्त हो गया। हमारी, आप जानिए, पटना उस समय 28 लाख कड़घे का शहर था, बर्बाद हो गया। ढाका बर्बाद हो गया। एक एक पुराने शहर सब तबाह और बर्बाद होते चले गए। कुछ नहीं था। अंग्रेज जब जाने लगे तो एक भारत गरीब राष्ट्र, एक अकालग्रस्त राष्ट्र के रूप में वह छोड़ गए थे। बंगाल का हाल ही अकाल हुआ था, जिसमें कि 15 लाख 20 लाख आंकड़ा नहीं है कितने लाख लोग मर गए। अब भूख से मरना बड़ी ही एक चुनौती होती है। 15 दिन 20 दिन 2 महीना खाते नहीं हैं, तब लोग भूख से मरते हैं। अब समझ लिए कैसी त्रासदी से देश गुजरा। वैसे में जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के शासक बनते हैं, और शासक बनने पर जो उनकी दृष्टि थी, जो इंटरनेशनल दृष्टि थी, उन्होंने 2 काम ज़बरदस्त किया जो देखा। पंचवर्षीय योजना उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। जी। और पंचवर्षीय योजना के तहत ये उन्होंने समाजवादी कंसेप्ट जो उनका था, समाजवादी दुनिया में जो समाजवादी सफलताएं थी सोवियत संघ की, रूस की खास करके, उससे उन्होंने इस बात को ग्रहण किया। पंचवर्षीय योजना के तहत उन्होंने पहला ध्यान कृषि पर दिया, चूँकि भूख से लोग मरते थे। जी जी। और कृषि पर देने के कारण ही आज अमेरिका का टेनिस वैली अथॉरिटी, जी, टेनिसी नदी पर बांध करके, पुल बांध करके, हालांकि आजकल बांध का बहुत विरोध हो रहा है, उसके दूसरे, लेकिन नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो वो उन्होंने किया। और भाखड़ा नंगल, हमारे यहाँ सबसे पहले बिहार में ही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने ही जवाहरलाल के साथ मिलकर के टेनिसी वैली अथॉरिटी का सबसे पहला प्रयोग दामोदर घाटी परियोजना के तहत डॉक्टर एस.के. सिन्हा ने शुरू किया था। और उसके बाद भाखड़ा नंगल बना, हीराकुंड बना, रिहंद बना, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा योजना हमारे यहाँ, और गंडक कोसी प्रोजेक्ट। तो नदियों का पानी को खेत में पहुँचाना और बिजली तैयार करना, क्योंकि बिजली के बारे में भी उनको है कि वही देश तरक्की करेगा जो जिस देश के पास ऊर्जा का स्रोत। हाँ जी। तो उन्होंने, हमारे पास कोयला बहुत था, हम बहुत कोयला से ऊर्जा निकाल सकते थे, लेकिन ऊर्जा का अच्छा स्रोत तो बिजली है। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब उन्होंने सिंचाई, बिजली इत्यादि को देखा, तो उसी का असर उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री को देखा। और उस समय कार्लाइल था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, टाटा ने, जमशेदजी टाटा, उसी से प्रेरित होकर जमशेदपुर में उन्होंने टाटा स्टील प्लांट खोला था।
तो उन्होंने, कार्लाइल ने कहा कि दुनिया उसकी है जिसके पास लोहा है। जैसे पहले अंग्रेज़ों ने कहा था कि दुनिया समुंदर के छाती पर जिसका कब्जा होगा उसी का दुनिया पर कब्जा होगा। तो दूसरा सूत्र वाक्य उनका था कि लोहा जिनके पास है उसके पास दुनिया होगा। तो जवाहरलाल ने सब के विजनरी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, दृष्टिगत प्रशासनिक क्षमता उनकी थी कि उन्होंने उद्योग पर, कृषि के बाद उद्योग पर, और इसीलिए भिलाई, राउरकेला, बोकारो, हमारे यहाँ ये बरौनी, ये तमाम औद्योगिक केंद्र हुए। और उन्होंने इसी को कहा था कि भाखड़ा नंगल, ये नदी घाटी परियोजनाएं और ये भिलाई और दुर्गापुर, राउरकेला जैसे केंद्र, यही भारत के नए मंदिर होंगे। इसीलिए अगर कोई भारत का निर्माता कहता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यही काफ़ी नहीं है, ये भी मैं कहूँगा, यही अंतिम नहीं है, यही एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन रिलेटिव ढंग से, सापेक्ष ढंग से देखेंगे तो निश्चित रूप से भारत का निर्माण ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों शुरू हुआ। और ये दुर्भाग्य है आज तक कि जो निर्माण उस समय हुआ उसकी बुनियाद पर जो अर्थव्यवस्था कायम हुई, आज उसी अर्थव्यवस्था पर हमारा देश चल रहा है, लेकिन हम उस अर्थव्यवस्था को कोसते रहते हैं। आज हमारी देश की आज़ादी जो परिपक्व हुई, सिर्फ राजनीतिक आज़ादी से परिपक्व नहीं होती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता से जीत। आत्मनिर्भरता की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, जवाहरलाल ने आत्मनिर्भरता को अमल में लाया था। हाँ, और उस आत्मनिर्भरता के बल पर हमारी विदेश नीति भी स्वतंत्र थी। हमने ये तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद, ये जवाहरलाल का है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था, उनके अंदर का था, ये उनका था, और उसी एटॉमिक रिसर्च से हम आज एटॉमिक पावर हुए। जो बुनियाद जवाहरलाल की थी, हर देश, हर दिशा में, जिसको मेडिसिन के संदर्भ में, आज हम मेडिसिन में दुनिया में आगे बढ़ाते हैं। मेडिसिन का सबसे बड़ा कारखाना और पहला कारखाना उन्होंने हैदराबाद में, ये जवाहरलाल की देन थी, केमिस्ट्री। तो ये सारी हर आयाम में जवाहरलाल थे, कृषि हो, उद्योग हो, रसायन हो, एटॉमिक एनर्जी का सवाल हो, तो ये जवाहरलाल की प्रशासन की देन है। और वह उसके बाद से आज हम 20 साल से आर्थिक सुधार की बात करते हैं, लेकिन एक राउरकेला, एक भिलाई नहीं खोल पाते। एक हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसा कोई दूसरा नहीं खोल पाते। तो यही, इसीलिए निर्माता कहना सही है। जहाँ तक आज़ादी की लड़ाई में उनके, आपने क्या सवाल किया फिर से? मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि देश की आज़ादी में उनके योगदान को कैसे देखते हैं एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में? हाँ, देखते क्या है, देश के स्वतंत्रता सेनानी को जैसे दूसरे को देखते हैं वैसे उसको देखते हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वह गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता थे। लेकिन काफ़ी आलोचनाएं होती रही हैं कि उन्होंने बहुत कुछ देश, आलोचना वह करते हैं जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, ये जान लीजिए। नेहरू की आलोचना उस कॉर्नर से होती है जिस कॉर्नर से आज़ादी की लड़ाई में कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, कोई, बल्कि उल्टा रिकॉर्ड। लेडी माउंटबेटन के साथ दोस्ती को लेकर भी उनको काफ़ी, तो लेडी माउंटबेटन की दोस्ती तो 1948 में न हुई, उसको लेकर भी उन पर प्रश्न उठता रहा है। उसको लेकर क्यों ना आप कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ऐसा आदमी जो 9 साल ब्रिटिश कारागार में जेल में रहा। आज जो उनकी आलोचना करते हैं, उनके पूर्वज एक दिन भी जेल में रहे, राजनीतिक पूर्वज एक दिन भी नहीं, जेल में जो रहे वो माफ़ी मांग करके बाहर निकल गए। और जवाहरलाल नेहरू 9 साल कारागार में रहा, वही नहीं रहे, पूरा परिवार जेल में था। पंडित मोतीलाल नेहरू जेल जाते थे, इंदिरा गांधी, उनकी बेटी छोटी थी, वह जेल जाती थी, उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, उनके बहनोई रंजीत पंडित तो जेल के कारण ही मर गए। और आज़ादी की लड़ाई में हर लड़ने वाले के साथ हुए थे, चाहे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे ये लाहौर, ये पेशावर षड्यंत्र केस, लाहौर मेरठ षड्यंत्र केस के ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारी जेल में, हर की मदद जवाहरलाल से होती थी। तो जवाहरलाल का योगदान इतना बड़ा है। जवाहरलाल ने इतना ही नहीं, विश्व में भारत की आज़ादी की लड़ाई के सिद्धांत के औचित्य को साबित किया। और 1927 में जब दुनिया भर में उपनिवेश के लोग, उपनिवेश की मुक्ति के आंदोलन के लड़ने वाले लोग जब जमा हुए थे, तो भारत का नुमाइंदगी जवाहरलाल नेहरू ने किया। और एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस लीग बना, वो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, सो जान लीजिए। हाँ, रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ जवाहरलाल का नाम भी आ सकता है कि वह
जैसे वो साहित्य में, दर्शन में अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, जी जी मानवीयता में जवाहरलाल नेहरू राजनीति में अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। और उन्होंने इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस लीग की शाखाएं जब खोली हिंदुस्तान में, जी जी तब जो आज़ादी की लड़ाई में गर्मी आई, जी जी उसी गर्मी का पहला जवाहरलाल नेहरू पहला प्रस्तावक था भारत की कंप्लीट लड़ाई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, पूर्ण आज़ादी की का पहला प्रस्ताव 1927 में मद्रास अधिवेशन में जवाहरलाल ने प्रस्तावित किया और सुभाष चंद्र बोस ने समर्थन किया। गांधी ने विरोध किया था उस प्रस्ताव जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा सर, लाहौर जिसकी भी पूर्ण स्वराज की आपने मांग की, पूर्ण स्वतंत्रता की हुई, तो लाहौर अधिवेशन में जो 26 जनवरी 1929 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ, तो उस अधिवेशन में नेहरू ने झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की, इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? नहीं, लाहौर तो ठीक ही है। वही जब हम 1927 में जब उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की बात रखी, तो उस समय हमारे देश में ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था, जान लीजिए कई तरह के आंदोलन थे। उस समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यह तेज़ी के साथ क्रांतिकारी ढंग से आज़ादी की लड़ाई को तेज़ी से नौजवानों के बीच लोकप्रिय बना रहे थे। एक वह खेमा था। दूसरा खेमा समाजवादी वामपंथियों का था 1925 में, जो पूर्ण आज़ादी के प्रस्ताव से ही उस पार्टी का गठन हुआ, जो पहला था। कांग्रेस तब तक पूर्ण आज़ादी की मांग नहीं करती थी, स्वायत्तता मांगती थी, केवल डोमिनियन स्टेटस मांगती थी। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग सबसे पहले किसी राजनीतिक पार्टी ने किया, तो वह कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। तो कम्युनिस्ट पार्टी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रही थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो भगत सिंह का संगठन था, उसने भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास किया। लेकिन जो मुख्य पार्टियां थीं, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे मुस्लिम लीग रहे, चाहे हिंदू महासभा रहे, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग नहीं करते थे। ये पूर्ण आज़ादी की बात नहीं करते थे तब तक, पूरे 20 के 10, बल्कि उसका विरोध किया था। हजरत मोहानी ने जब 1921 में अहमदाबाद में जब पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा, तो गांधी और दूसरे तमाम कांग्रेस के लोगों ने कहा यह बचकाना प्रस्ताव है, और उस प्रस्ताव को पेश करने में ही उसको गिरा दिया। ये मौलाना हजरत मोहानी का पहला प्रस्ताव था, उसको गिरा दिया। तो ये चेतना नहीं थी, राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना उस स्तर पर नहीं थी कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करें। जबकि उसी समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिस्र आज़ाद हो गया था, तुर्की से बहुत सारे देश आज़ाद हो गए। तो नेहरू इसमें सफल हाँ, लेकिन नेहरू ने तब जब देखा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रही है, साइमन कमीशन के खिलाफ में जब देखा कि पूरा देश विद्रोह कर उठा हुआ है, लाला लाजपत राय की हत्या हो गई, भगत सिंह वगैरह सब सेंडर्स की हत्या हुई, पूरा एक क्रांतिकारी माहौल देश में, दुनिया में था उस समय। और उस समय कांग्रेस के अंदर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा लोग उसके साथ मिल करके, मजदूरों के साथ मिल करके, आप जानिए कलकत्ता अधिवेशन में जब वहाँ भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव आ रहा था 1928 में, जिसमें मोतीलाल ने अध्यक्षता की थी, तो सुभाष चंद्र बोस और ये कॉमरेड मुजफ्फर अहमद, धरणीधर, इन लोगों ने मिलकर 50,000 मजदूरों से उस पंडाल को घेर लिया और कहा कि पूर्ण आज़ादी की मांग का प्रस्ताव रखना चाहिए। लेकिन गांधी जी इतना हिम्मत तब भी नहीं कर पाए। और यही कारण है कि जब जवाहरलाल और सुभाष और वामपंथियों ने पूर्ण आज़ादी के लिए, खास करके मजदूर वर्ग के नेतृत्व में, तब लगा कि अब इस प्रस्ताव को रोका नहीं जा सकता। और वही पृष्ठभूमि थी कि गांधी खुद अध्यक्ष बनने वाले थे लाहौर में, और गांधी ये समझ रहे थे चतुर राजनीतिज्ञ की तरह कि अब पूर्ण आज़ादी की प्रस्ताव को मानने का समय आ गया है, अब इसको रोका नहीं जा सकता है, जनता इसके लिए तैयार दिख रही है। तो उन्होंने, जवाहरलाल चूँकि प्रस्तावक रह चुके थे पूर्ण आज़ादी की मांग का, ये 1927 में मद्रास में ही, तो जवाहरलाल को ही कहा, ये श्रेय देना था। और श्रेय दे करके ये भी था कि सुभाष वगैरह या जो मजदूर वर्ग के नेतृत्वकारी पार्टियां थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, चाहे भारत कम्युनिस्ट पार्टी, इनकी राजनीति को भी एक जवाब देने के लिए उन्होंने जवाहरलाल को ही चुना। जवाहरलाल अध्यक्ष बने और उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लाहौर के रावी के किनारे, बात तो आपने किया, सही बात है सर कि अभी आपने फिर जिक्र किया यहाँ पर कि जवाहर को ही चुना। ऐसा देखा गया है इतिहास, ऐसा चूँकि आप इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता हैं सर, कि बहुत सारे नेता थे, बड़े बड़े कद के नेता थे, लेकिन गांधी के सबसे प्रिय नेता के रूप में पंडित नेहरू थे। ऐसा क्यों? हाँ, गांधी के तो जवाहरलाल खुद कहा था उन्होंने,
ऐसा कि जो इसीलिए थे कि वह जवाहरलाल की लोकप्रियता, उनके विजन को समझते थे कि इस व्यक्ति के चलते जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में, विश्व में जो भारतीय आज़ादी की लड़ाई का जो समर्थन मिलता है, जो स्वीकारोक्ति है, इस व्यक्ति के चलते जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के जो सबसे बड़े धड़े ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस वगैरह जो विश्व को जनमत के सामने खड़े रह जाते हैं, तो इस बात को समझते थे जवाहरलाल वो। और दूसरी तरफ कि किसान और मजदूर के बीच जो लोकप्रियता, जो खास करके मजदूर वर्ग के बीच में जो आगे की बात जो जवाहरलाल करते थे, इनकी लोकप्रियता, नौजवानों के बीच इनकी लोकप्रियता, गांधी इस चीज़ को समझते थे। और ये गलत है कि गांधी उनके लोग, गांधी के सबसे प्रिय पटेल थे। और गांधी ने एक बार राजगोपालाचारी को अपना उत्तराधिकारी कहा था। ये तो 42 के बाद की बात है, जब उन्होंने कहा कि अब हम जवाहरलाल को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं या हमारे प्रिय नेता। ये मिथक है कि गांधी सिर्फ नेहरू को प्रिय मानते थे। गांधी नेहरू का इस्तेमाल जरूर करते थे उस क्षेत्र में जहां गांधी की पहुंच नहीं होती थी। अच्छा सर, अभी आपने बात किया कि नेहरू आम आदमी के साथ हमेशा खड़े रहे, मजदूरों की उन्होंने बात की। एक कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ, उस समय एक संभ्रांत परिवार से होने के बावजूद भी उस समय चूंकि भारत में वर्ग विभेद था, फिर भी नेहरू का सोच आम लोगों की जनमानस से जुड़ा हुआ, भूख प्यास, किसान, इनके बारे में उन्होंने सोचा। ये आम सोच उनके या उनका एक जन साधारण के लिए ये सोच उनके मन में कैसे आई? देखिए, नेहरू ब्रिटेन में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, और इंग्लैंड उस समय यूरोप में सोवियत रूसी क्रांति हो चुकी थी। जी जी। उसका असर था समाजवादी क्रांति का। उस समय यूरोप में समाजवादी विचारधारा का ज़बरदस्त असर था, और ये भी अध्ययनशील व्यक्ति थे, और ये अपने अध्ययन के, अपने अनुभव के बल पर, और संवेदनशील भी थे, भावुक भी थे। तो ये सारी चीज़ें मिल करके नेहरू का व्यक्तित्व बनता। जी जी। और यहीं पर हुआ, सोशलिस्ट हुए, समाजवादी, वो फेबियन समाजवादी थे। सो जान लीजिए, समाजवादी दो किस्म के होते हैं, फेबियन और मार्क्सवादी। जी जी। तो मार्क्सवादी समाजवादी नहीं थे, वो अपने को फेबियन सोशलिस्ट कहते थे, लेकिन मार्क्सवादी दर्शन से वो काफ़ी प्रभावित थे। लिखा भी था बहुत सारी चीज़ अपने उन्होंने, डिस्कवरी, ये ऑटोबायोग्राफी और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा आप, तो ढेरों उद्धरण मिलेंगे आपको, जिससे को उन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने इतिहास की व्याख्या की। और आत्मकथा में भी अपने जीवन के बारे में, उनके जीवन पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव था, यह भी लिखा। लेकिन इसके बावजूद भी वह फेबियन सोशलिस्ट थे, वह सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, समाजवादी विचारों को अंगीकार किया। अभिजात्य वर्ग में सारे, कार्ल मार्क्स भी अभिजात्य वर्ग के थे, लेकिन उन्होंने सरभरा के तानाशाही की बात की। लेनिन भी अभिजात्य वर्ग के थे। ये सारे लोगों ने किया। तो अभिजात्य वर्ग, बुद्ध अभिजात, बुद्ध तो राजकुमार थे, लेकिन बुद्ध पहला मानव का मुक्तिदाता हुआ। जी बिल्कुल। वो तो राजकुमार ही थे, राजा बनने वाले। राजा बनने वाले। हाँ, तो मनुष्य की अपनी चेतना होती है। मनुष्य परिस्थितियों, देखिए इसमें एक चीज़ है, मार्क्स का ही कथन है कि आपके पास जो चेतना का निर्माण होता है, वो पहले से जो विद्यमान परिस्थिति होती है उसका योगदान होता है। उस परिस्थिति में आप अपनी चेतना का निर्माण करते हैं। लेकिन आपकी चेतना, अगर आप असाधारण व्यक्तित्व के हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, आप रिवोल्यूशनरी हैं, आप रेडिकल्स हैं, तो आप परिस्थितियों को अपने पीछे ले चलने वाली चेतना के साथ होइएगा। अन्यथा आप परिस्थिति के, अगर आप साधारण पुरुष हैं, सामान्य ढंग से सोचने वाले हैं, आप पर पहले का संस्कार हावी है, आप उसको तोड़ नहीं पाए हैं, तो आप परिस्थितियों के दास हो सकते हैं। नेहरू पहले कैटेगरी का आदमी थे, असाधारण व्यक्तित्व के थे, क्रांतिकारी सोच के, चिंतन के थे। उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि वह परिस्थितियों को अपने मुताबिक ले चलें, अपने मुताबिक ढाल चलें। इसलिए नेहरू समाजवादी हुए, और नेहरू ने मजदूर के लिए, किसान के लिए, छात्र और नौजवान के लिए, देश की आज़ादी के लिए जितना नेहरू ने सोचा, जितना आगे नेहरू ने सोचा, उसको दूसरे ने फॉलो ही किया, व्यवहार में नहीं लाया। हाँ सर, नेहरू और पटेल के संबंधों को कैसे देखते हैं? नेहरू पटेल तो बहुत अच्छे मित्र थे, विचार में दोनों अलग थे। नेहरू वामपंथी थे,
वो दक्षिणपंथी थे, नेहरू और सुभाष वामपंथी थे। जी जी। अब पटेल और राजेंद्र प्रसाद राजगोपालाचारी दक्षिणपंथी थे। लेकिन दोनों मिल जाते थे, कन्वर्ज कर जाते थे। कहाँ? गांधी जहाँ थे वहाँ। जी जी। हाँ, जहाँ गांधी थे तो वहाँ नेहरू भी चले जाते थे, वहाँ पटेल भी चले जाते थे। चूँकि दोनों समझते थे कि गांधी का मूल्यांकन जो है, परिस्थिति का मूल्यांकन, वह मूल्यांकन सही होता है। ये नेहरू भी मानते थे। अपने लिखा भी उन्होंने। सुभाष बाबू जब गांधी से बिल्कुल बिगड़ गए तो उन्होंने सुभाष बाबू को समझाने का प्रयास किया कि हम गांधी को छोड़ करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की कल्पना नहीं कर सकते, ये लिखा। और पटेल तो गांधी के थे ही, तो ये दोनों में वहाँ जा के गांधी के जाकर के दोनों परम मित्र हैं, राजनीति में एक दूसरे के पूरक के रूप में रहे। वैचारिक मतभेद रहा, मतभेद तो रहा ही, लेकिन वैचारिक साम्यता भी रही। अगर नेहरू और पटेल नहीं होते, एक जगह मैं कहना चाहता हूँ इसमें, ये दस्तावेज है कि नेहरू और पटेल नहीं होते एक जगह, एक साथ नहीं होते तो हो सकता था देश का बंटवारा नहीं भी हो सकता था। जी जी। ये जान लीजिए, ये नेहरू और पटेल अगर अलग अलग विचारों की परिधि पर अपने ही जो विचारधारा पहले से थी, अगर उसी पर कायम होते, नेहरू भी अलग और पटेल भी अलग, तो हो सकता था कि देश के बंटवारे का सवाल पर, देश की आज़ादी जो मिली वह सवाल नहीं होता सामने में। लेकिन इतनी एकता थी नेहरू पटेल में, विभिन्नता के बाद भी, विच्छेद के बाद भी, कि जवाहर, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। आजकल के लोगों को कष्ट हो रहा है जब पटेल प्रधानमंत्री हो जाते। जी, बहुत सवाल उठता, बहुत सवाल था। आडवाणी भी प्रधानमंत्री हो जाते, ये भी सवाल होना चाहिए। मत मिला, कहने का कि प्रांतों में जो मत मिला, नेहरू को मत नहीं मिला। हाँ, निश्चित। ये पटेल क्यों जवाहरलाल को प्रधानमंत्री पद कबूल किए? ये पटेल ने कबूल किया। अगर पटेल कहते नहीं हम ही प्रधानमंत्री होते तो नेहरू नहीं हो सकते थे। लोग कहना कि गांधी के कहने पर। हाँ, तो गांधी के कहने पर क्यों? गांधी के बहुत बात पटेल ने नहीं मानी। गांधी का बहुत बात, गांधी ने कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पटेल को कहा था कि आप बंटवारे के सवाल पर आप वोट मत दीजिए बंटवारे के पक्ष में। लेकिन पटेल कहाँ मांगे, बंटवारे के पक्ष में वोट दिया कि देश का बंटवारा होना चाहिए। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पटेल के प्रस्ताव पर ही, पटेल के समर्थन के बाद ही, चूंकि उनका बहुमत था, बंटवारे का प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी तो कहते थे कि हमारी लाश पर बंटवारा करो, तो पटेल क्यों नहीं मान लिए बंटवारा का प्रस्ताव? अच्छा, देश के बंटवारे के लिए नेहरू को ही विलेन के रूप में देखा जाता है। ये देश के बंटवारे के लिए जितना नेहरू खलनायक हैं, उतना पटेल भी उतने ही बड़े खलनायक। ये बात जान लीजिए, इतिहास का दस्तावेज कहता है, मैं नहीं कहता। आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी का डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, आज़ादी के पहले का डॉक्यूमेंट जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, जिसमें बंटवारा के पक्ष में समर्थन किया, उसमें पटेल की क्या भूमिका है? जो पटेल की भूमिका वही नेहरू की भूमिका, जो नेहरू की भूमिका वही पटेल की भूमिका, दोनों की एक भूमिका। दोनों ने बंटवारे के पक्ष में वोट दिया। और वोट किसने नहीं दिया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने वोट नहीं दिया, बंटवारा नहीं होना चाहिए। मौलाना आज़ाद ने वोट नहीं दिया, पुरुषोत्तम दास टंडन ने वोट नहीं दिया। लेकिन नेहरू और पटेल ने अपने तमाम वर्किंग कमेटी के लोगों को दबाव बनाया कि तुम बंटवारे के पक्ष में वोट दो। तो वहाँ जितना नेहरू खलनायक उतना पटेल खलनायक, आज जितना नेहरू नायक उतना पटेल नायक। 1947 के बाद, खास करके 42 के बाद, तो नेहरू पटेल एक, कोई अंतर नहीं है। वहाँ तो सुभाष फेंका गए, वामपंथी फेंका गए, सोशलिस्ट फेंका गए, जयप्रकाश और नरेंद्र देव और लोहिया। नरेंद्र देव के जीवनी पढ़िए, नरेंद्र देव ने लिखा है कि किस तरह पटेल और नेहरू दोनों ने मिल करके राजनीति को हड़प लिया, दोनों एक साथ। नेहरू के अध्यक्ष बनने में पटेल ने साथ दिया। अच्छा, नेहरू के इसलिए ये तो बनाया जाता है, ये दस्तावेज इसका नहीं है। मतभेद थे तो मैंने स्पष्ट कहा कि दोनों एक दक्षिणपंथी थे, एक वामपंथी। सर, नेहरू के सपनों का भारत, जिस आज़ाद भारत में आज हम रह रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था, नेहरू ने जिस आज़ाद भारत का सपना देखा था, जो स्वर्णिम भारत का सपना देखा था, क्या लगता है आपको वो साकार हो पाया? नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है साकार होने का। और इसके लिए नेहरू के अपनी दल, अपने पार्टी, उनके अपने लोग भी उतना ही जिम्मेदार हैं जितने नेहरू के विरोधी जिम्मेवार। चूँकि नेहरू का जो सपना चल रहा था देश का, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद का सपना, जो इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में भी, हमारे संविधान के प्रस्तावना में, उस धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के सपना को किसने तिरोहित किया? उन्हीं की पार्टी के एक प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव हुए, उन्हीं की पार्टी के एक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हुए, और उस पार्टी के अध्यक्ष खुद उनके पोते की पत्नी सोनिया गांधी हुई।
इस तीनों ने मिल करके धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दोनों पर हमला किया। बाबरी मस्जिद का ध्वंस, खुद राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा करके धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से समझौता किया। नरसिंह राव ने बाबरी मस्जिद के मिसमार पर जो उनकी सरकार की संदिग्ध भूमिका रही, तो ये धर्मनिरपेक्षता पर हमला था। और समाजवाद पर हमला किया खुद राजीव गांधी से ही शुरू हुआ था, लेकिन इसका खुला रूप, प्रकट रूप आया जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुए और नरसिंह राव, तो ये तो कांग्रेसी थे और इन्होंने शुरू किया। 5 साल इन्होंने शुरू किया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसको आगे बढ़ाकर साइनिंग इंडिया किया, और फिर 10 साल जब मनमोहन सिंह को मौका लगा तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों को ठंडे बस्ते में डालने का काम जितना नेहरू के विरोधी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उतना ही नेहरू का के अपने हाँ बोलने में वो जरूर अभी भी एक फर्क है कि वह सिद्धांत तक इसको खारिज नहीं किए। नेहरू के जो सक्सेसर हैं कांग्रेस में, उन्होंने सिद्धांत रूप में इसको खारिज नहीं किया। अभी भी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की वो बात चर्चा होती है, चर्चा होती, लेकिन व्यवहार में तो जो कांग्रेस ने जिस सुधार की नीति अपनाई, उस समय मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने अमेरिका में एक भाषण दिया था कि कांग्रेस ने मेरी ही नीतियों को चुरा लिया। और वाकई में मनमोहन सिंह ने जितना बढ़िया ढंग से आर्थिक सुधार की नीतियों को लागू नहीं किया, उससे ज़्यादा बेहतर ढंग से अटल बिहारी ने लागू किया। और फिर अटल बिहारी के बाद जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो गए तो इन्होंने भी उसी नीति को आगे रखा। हालांकि कुछ वामपंथी के समर्थन का दबाव था तो उन्होंने थोड़ा रुक करके काम किया, जिसका फ़ायदा उनको मिला। मनरेगा वगैरह जो आया, कल्याणकारी योजना को स्थगित किया था, सब्सिडी वगैरह को, तो उसका फायदा हुआ कि उन्हें फिर वो सत्ता में आए मनमोहन सिंह। सर, एक भारत, नेक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना जो आज के संदर्भ में बातें हो रही हैं, ये अघोषित नारा जो था, जो कहें कि ये सोच नेहरू की थी। नेहरू ने ही विविधताओं में एकता का नारा दिया था। इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? नहीं, अब तो विविधता को ही खत्म करने की बात है। अब तो एकता में विविधता खोजा जा रहा है। ये पहले एकता रहेगी तब विविधता एकता की मर्जी पर रहे। अब तो ठीक उल्टी बातें हो रही हैं, और यह बातें दुनिया के किसी देश में हुई हैं तो इसका विनाशकारी परिणाम भी उस समाज को भोगना पड़ा। आप इतिहास उठाकर देखिए, जर्मनी में भी यही तरह कहा जाता था कि एक जर्मनी का क्या हश्र हुआ, करोड़ों लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए, उसके बाद उसका बंटवारा हुआ, और आज भी जर्मनी अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस की मर्जी पर है, उससे अलग नहीं है। इटली का क्या हश्र हुआ, खुद अमेरिका और इंग्लैंड में या दूसरे जगह में जब नस्लवादी शक्तियाँ जो कहती हैं कि जैसे अंग्रेज़ों का ही इंग्लैंड, अमेरिका में कहता है गोरे का ही अमेरिका, तो दुनिया में कहीं भी, या पाकिस्तान में, अरब कंट्रीज में आपने देखा होगा कि किस तरह अरब कंट्री के मुसलमान देश जो पान इस्लामिज्म की कल्पना ये शिकवा में इकबाल ने किया और दूसरे लोगों ने, आज खुद जितने भी मुसलमान देश हैं सब अपने में लड़ रहे हैं, 16 सेक्ट में बट करके लड़ रहे हैं। अरब यमन से लड़ रहा है, ईरान इराक से लड़ा, ईरान कुवैत से लड़ रहा है, गल्फ ईरान से लड़ रहा है, सीरिया तुर्की से लड़ रहा है। तो ये पूरी दुनिया में जो ही वर्चस्वतावाद होगा, नस्लीय वर्चस्वतावाद, जिसको एकता कहते हैं, विविधता में ख़त्म करके एकता कायम करने की बात होगी, तो वह समाज विनाशकारी परिणाम में जो होगा। और इसका लाभ लेकिन मिलेगा किसको? तो जो देश के अंदर सरमाएदार हैं, पूंजीपति वर्ग है, उसको लाभ मिलेगा इसका, क्योंकि उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, आपस में लोग लड़ते रहेंगे। और दुनिया का जो पूंजीपति खेमा है, साम्राज्यवादी खेमा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के नेतृत्व में जर्मनी, ग्रुप 7 जिसको कहते हैं, कनाडा, जापान वगैरह, उसको सबसे बड़ा लाभ है। इसीलिए अगर हमारे देश में विविधता समाप्त की जाती है एकता के नाम पर, तो इसका अंततोगत्वा नुकसान, विनाशकारी नुकसान इस समाज और इस राष्ट्र को भोगना पड़ेगा। जी। ये, और इसीलिए जवाहरलाल का ये नेक भारत और एक भारत हुआ नहीं है। यह जवाहरलाल अनेकता में एकता, विविधता में एकता खोजते थे। जी। और यहाँ तो एकता को ही एकता को ही अनेकता में परिणत करने की बात की जा रही है। एक राष्ट्र की कल्पना नहीं हो रही है।
मल्टीनेशन स्टेट हमारा है, बहुराष्ट्रीय बहुजातियों का स्टेट है। हमारे यहाँ तमिल और नागा भी हैं, मिजो भी हैं, गुजराती भी हैं, पंजाबी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, बिहारी भी हैं, और ये सारे हैं। तो इस सारे की एकता से ये भारतीय राष्ट्र है। और ये अगर हम सिर्फ भारतीय राष्ट्र की एकता की बात करेंगे और इनकी उपेक्षा कर देंगे तो विविधता पर तो कोई देश नहीं टिका। सिर्फ एकता के सूत्र में बांधने के लिए विविधता को भी उतना ही फलीभूत करना होगा। जैसे नाक कान मुँह अपना बंद कर देंगे, आप जिंदा रहिएगा, कान आंख बंद कर देंगे, हाथ काट लेंगे, विकलांग बन करके। अच्छा सर, पंचशील सिद्धांत नेहरू का दिन है, हाँ, और चीन के साथ दोस्ती, इन दोनों चीजों के हाँ, लिए ये देखिए उसमें देखिए नेहरू के इस विजन के साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने या चीन के नेताओं ने इस विजन के साथ कोऑपरेट नहीं किया। इसने नेहरू का विजन पंचशील क्या था? नेहरू अभी भी पूछते थे कि दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हुई, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, ये लड़ाई जारी है। पहले सीधे प्रत्यक्ष उपनिवेश था, अब अप्रत्यक्ष उपनिवेश है, जिसको नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद कहते हैं। कि साम्राज्यवादी देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं, दुनिया की राजनीति पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। नेहरू का यह दृष्टि था कि एशिया और अफ्रीका के देश एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर के अगर रहें तो आज भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ की लड़ाई जो है उसको एक तार्किक निष्कर्ष पर, एक जो अपेक्षित मंजिल जिसको कहते हैं, जो चाहिए मंजिल, जो इसको आज़ादी की वास्तविक आज़ादी, वास्तविक स्वतंत्रता, जनता के वास्तविक खुशहाली की मंजिल तक हम ले जा सकते हैं। नेहरू ने इसीलिए केवल चीन और भारत के लिए नहीं, पूरे एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए ये पंचशील सिद्धांत, ये पंच दिया था। और ये पंचशील सिद्धांत हमारे बौद्ध दर्शन में भी था। और इंडोनेशिया में चूंकि हो रहा था, तो इंडोनेशिया की आज़ादी की लड़ाई भी जो 5 सिद्धांत को लेकर चल रही थी, तो उसका भी नाम पंचशील ही था। जवाहरलाल ने संजोग बढ़िया कही है बांडुंग में, जहाँ इंडोनेशिया में उसके आज़ादी का सिद्धांत, हमारे बौद्ध दर्शन का सिद्धांत, ये दोनों मिला हुआ पंचशील उन्होंने कहा, ये नाम दिया, बड़ा ही खूबसूरत। ये जवाहरलाल विश्व इतिहास में अमर हैं इसी नाम के चलते। और इससे हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हिंदुस्तान आज भले चीन के साथ, तो ये चीन की गलती है, जवाहरलाल की गलती नहीं है। क्या जवाहरलाल उस समय चीन पर हमला करने की स्थिति में थे या करके जीत सकते थे? जवाहरलाल इसको समझते थे कि चीन के साथ हम पंचशील के समझौते के तहत समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, यही एक विकल्प है। आज पंचशील अगर खारिज कर दें तो हम चीन के साथ या दुनिया के देशों के, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ किस तरह के हम संबंध कायम कर सकते हैं? युद्ध का संबंध कायम कर सकते हैं। तो क्या युद्ध के संबंध से हिंदुस्तान के राष्ट्र का फायदा होगा या नुकसान होगा? तो जवाहरलाल समझते थे कि हम चीन को इस बिंदु पर, ये वैचारिक स्तर पर हम यहाँ ले आएंगे कि चीन की अगर विस्तारवाद की मंशा भी होगी तो उसको हम नियंत्रित कर दें। सर, और इसमें सफलता भी मिली। जी, बहुत हद तक पंचशील के मामले में सफलता मिली और गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये अलग बात है कि चीन के साथ आज भी, अब खुद नरेंद्र मोदी जी ने चीन के साथ कितना, नरेंद्र मोदी के सामने के साथ जो चीन के साथ हमारी व्यापारिक संबंध कायम हुए, आर्थिक संबंध, वो जवाहरलाल के सामने नहीं थे। इतने बड़े इन्होंने चीन को मौका दिया, चीन को बाजार दिया नरेंद्र मोदी जी ने, उतना जवाहरलाल ने नहीं दिया था चीन को बाजार, उतना इंदिरा गांधी ने चीन को बाजार नहीं दिया था। मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर का बाजार हमने दिया चीन को कि चीन के साथ बेहतर संबंध हो जाए। शी जिनपिंग को आपने वह दृश्य देखा होगा कि अहमदाबाद में झूला झूलाते हुए अभी हाथियों से स्वागत किया तुरंत, लेकिन फिर भी चीन हमारा नहीं। लेकिन जब चीन नरेंद्र मोदी के इतने और कई बार 18 सबसे ज्यादा बार चीन के प्रधानमंत्री से इनकी भेंट और मुलाकात, उसके बाद जब चीन नहीं माना तो आप जवाहरलाल से तो इतना नहीं था जितना नरेंद्र मोदी की चीन के साथ दोस्ती और निर्भरता थी।
चीन पर जितना नरेंद्र मोदी ने विश्वास प्रकट किया अपने बाजार को खोल करके, अपने ठेके को, सरकारी ठेके को खोल करके, जवाहरलाल ने तो ऐसा नहीं किया था, एक पंचशील किया था। वो सैद्धांतिक चीज थी जी जी, जिसको कोई दुनिया का कोई देश, कोई शासक नहीं उसको खारिज कर सकता। ने पंचशील और गुटनिरपेक्ष के लिए नेहरू का सम्मान किया। और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई में पंचशील की एक महत्ता है, उसने उसकी मदद है, जिसके प्रति पूरे विश्व को पंचशील के सिद्धांत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और जवाहरलाल का उसी कृतज्ञता में नाम पूरी दुनिया में नाम है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, आज के समय में नेहरू के जीवन दर्शन की क्या प्रासंगिकताएं हैं? आज के संदर्भ में तो है ही। अगर नेहरू का जो कहा था उन्होंने कि हमारे यहाँ मंदिर, उद्योग होंगे, हमारे यहाँ ये भाखड़ा नंगल परियोजना होगी, क्या हुआ? काम पूरा हो गया, औद्योगिकरण देश का हो गया। खुद जवाहरलाल ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है? नेहरू का वही उद्योग है। ये नाम बदल दें लेकिन चीज़ें वहीं से आती हैं। नेहरू ने जिस उद्योग का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के खड़ा होने की बात की, मेक इन इंडिया तो यही कह रहे हैं, उसको लागू करें। यही प्रासंगिकता नेहरू की आज भी है। भले उनका नाम नहीं लें, लेकिन उनके हर रीति और नीति के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। चाहे सिंचाई का भाखड़ा नंगल परियोजना या दूसरी परियोजना किसानों की, ये सब तो नेहरू की देन है। आज ज़रूरत है, सिंचाई की ज़रूरत है कि नहीं है? टेनेसी वैली अथॉरिटी के प्रयोग की ज़रूरत है कि नहीं है? लेकिन इन्होंने तो विकृत रूप। आज अगर नेहरू खारिज करते तो नेहरू ने डैम बनाया, इन्होंने डैम पर तो पटेल की मूर्ति खड़ा कर दी और डैम को और ऊंचा करने का खुद नरेंद्र मोदी की सरकार की मांग थी। गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि डैम को और ऊंचा करो, तो नेहरू के खिलाफ होते तो डैम को खारिज करने की बात नहीं करते। तो लेकिन सारी परियोजना जो नेहरू की नीतियां थी, गुटनी, आज ये दुनिया भर में यात्रा करते हैं। नेहरू भी उतना यात्रा नहीं किए, लेकिन नेहरू भी तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष थे। नेहरू ने दुनिया भर में हिंदुस्तान, ये नीति तो वहीं से ले रहे हैं। विश्व में भारत की संप्रभुता को एसर्ट करवाना, इंडियन नेशन को एसर्ट करवाना, नेहरू ने तो यही किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व कर, तो ये भी तो उसी नेहरू की नीति पर चल रहे हैं। तो नेहरू की तो प्रासंगिकता है, नेहरू का ही दर्शन है। जो ये विश्व भ्रमण करके अपने देशों के का जो ये रिकॉर्ड बनाए हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं, दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं किया। तो ये कहाँ से उनको प्रेरणा मिली? ये नेहरू के दर्शन से प्रेरणा मिली कि नेहरू ने भी फॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में रखा था और दुनिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बहाने। कश्मीर मामले में नेहरू को विलेन समझना कहाँ तक और कोई पढ़ता नहीं, इतिहास नहीं जानता। कश्मीर के मामले में हिंदुस्तान में विलेन इंग्लैंड को कहता थी, नेहरू करता है। कश्मीर का लोग भी नेहरू को विलेन मानता है, कहता है कि नेहरू ने हमारे साथ धोखा किया, नेहरू ने धोखा किया। कश्मीर का लोग भी मानता है कि नेहरू ने धोखा किया, नेहरू ने हमको कहा कुछ और नेहरू ने किया कुछ। नेहरू की सरकार, देश भी मानता है। हाँ, देश भी मानता है। और जिसके लिए उन्होंने किया, जिसके लिए उन्होंने क्या, वह भी मानता है। क्यों मानता है? कि जब कश्मीर 1947 के 15 अगस्त को तो मेरा भाग नहीं था। कश्मीर का महाराजा कहता था कि हम आज़ाद रहेंगे, नहीं कहता था हम हिंदुस्तान में रहेंगे। परिस्थितियां उसको हिंदुस्तान में लाई, और परिस्थितियां लाई तो नेहरू ने उस परिस्थितियों का इस्तेमाल किया। और शेख अब्दुल्ला जैसे आदमी को, जो भी कश्मीर की आज़ादी की ही बात करते थे, शेख अब्दुल्ला और जनप्रिय नेता थे कश्मीर की घाटी में, शेख अब्दुल्ला को अपने साथ किया जवाहरलाल ने। और जब शेख अब्दुल्ला को साथ किया तो कश्मीर का लोगों ने भारत को साथ दिया। और तब यह युद्ध जीत रहे थे पाकिस्तान से, कश्मीर की घाटी से पाकिस्तान को भगाने में यह कामयाब तब हुए जब शेख अब्दुल्ला और कश्मीर की जनता को जवाहरलाल ने अपने साथ किया जी। और लेकिन जब काम हो गया, कुछ इलाका बच गया जिसको कहते हैं कि ये हम ले लेंगे उसको पीओके, तो पीओके जवाहरलाल या हमारी फौज लेने की स्थिति में नहीं थी। वास्तविक रूप से हम भावना में नहीं होता, युद्ध नहीं जीता जाता, पहाड़ पर लड़ करके युद्ध जीता जाता। जहाँ तक हम जीत सकते थे आसानी से जीत गए। अब पहाड़ पर वह ऊपर था, हमारी फौज नीचे थी, और वहाँ शेख अब्दुल्ला का असर भी नहीं था वहाँ के लोगों के बीच। क्यों असर नहीं था?
यहाँ कश्मीर की घाटी मस्ता इसीलिए था इसका कि यहाँ जमींदार थे, राजा और राज परिवार के लोग, कश्मीरी पंडित थे जमींदार, और रैयत थी मुसलमान कश्मीर का। तो रैयतों के नेता शेख अब्दुल्ला थे। वहाँ जमींदार था कबायली, पठानी, पख्तून, खान। तो वहाँ की जनता पर की लड़ाई के ये नहीं था। तो जनता भी शेख अब्दुल्ला के साथ में नहीं थी और टिरेस भी नहीं था। हम नीचे थे घाटी में, वह ऊपर में था। तो लड़ाई तो कठिन हो रही थी। भावना में कह देना कि हम लड़ाई, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी उस समय। तब नतीजा था कि उस समय इनको कहा, माउंटबेटन का कानूनन बात थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में था, हम जाएंगे, राष्ट्र संघ हमारे कानूनन बात है, हमारा कश्मीर हमारा होगा, हम बिना युद्ध के कश्मीर ले लेंगे। तो इन्होंने राष्ट्र संघ गया। राष्ट्र संघ में ब्रिटेन ने धोखा किया, अमेरिका ने धोखा किया, अपने ही बात से पिछल गया। जी। तो उसमें नेहरू क्या कर सकते थे? इतना तो नेहरू किया कि जो कश्मीर का हिस्सा हिंदुस्तान में है वह नेहरू की देन है। जी। नहीं तो यह हिस्सा भी हिंदुस्तान में नहीं हो सकता था। ये जान लीजिए, जूनागढ़ और हैदराबाद की स्थिति कश्मीर की स्थिति नहीं थी। कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर थे चारों तरफ। जी। और कश्मीर में पहले दखल उसका हो गया था। कबायली पाकिस्तानियों सेना के साथ वह दखल कर गए थे, हम तो पीछे न गए। हैदराबाद और जूनागढ़ में तो वह स्थिति नहीं थी जो उसकी तुलना कश्मीर से कर सकते हैं। जी जी। हम वास्तविक स्थिति को देखते हैं तो नेहरू की नीति थी, जो हिस्सा कश्मीर का हिंदुस्तान में आया वह नेहरू की नीति के बदौलत आया। जी। आप उसको छांट देते हैं। आप सोचते हैं पीओके आ जाता, तो क्यों नहीं आया? उसके बाद तो 16 साल 6 साल इधर, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी तो गए समझौता करने के लिए पीओके पर भी। खैर उस पर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है। हाँ। सर, केवी स्टूडियो जहाँ से अपने विचार आप रख रहे हैं सर, हम चाहेंगे कि चूँकि आप काफ़ी अच्छा अनुभव रखते हैं, हमारे संपूर्ण जिले के अभिभावकों में से एक हैं, तो इसका मार्गदर्शन करें आप। ठीक है, हमसे जो बन पड़ेगा, आपका जो कहिएगा। कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए? डॉक्टर रोशन सर ने जो एक मुहिम छेड़ा, कहता बेगूसराय बढ़ता नहीं, इसके लिए तो डॉक्टर रोशन के हम इस दिव्य दृष्टि का, या दूरदृष्टि कहिए या दृष्टि ही कहिए, जी जी, समझे ना, हम डॉक्टर रोशन को ये काबिल तारीफ़ है, तारीफ़ के काबिल है ये। और ये होगा जब आप पैनल डिस्कशन शुरू करवाइए यहाँ। जी जी। हाँ, ताकि पैनल डिस्कशन में विभिन्न तरह के विचार, पैनल डिस्कशन उस तरह नहीं करवाइए जो नहीं आज तक वाले और जो अर्नब चैनल वाला पैनल डिस्कशन नहीं होता। वो डिस्कशन नहीं होता है, वो हंगामा होता है, वो अपना दूसरा होता है, उससे कोई निष्कर्ष नहीं होता। उस तरह के डिस्कशन से निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हमारे समाज को कम से कम उस डिस्कशन से आप बचाइएगा, हमको विश्वास है। जी जी। एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करवाइए। हमने ललन टॉप पर आप डिस्कशन देखते इतना बढ़िया हुआ, सारे विरोधी बैठे हुए थे, लेकिन उस डिस्कशन को देख करके दुनिया भर के लोगों ने सराहा कि भाई गांव देहात में इस तरह का डिस्कशन हो सकता है। इसको तो राष्ट्रीय चैनल वाले को देखना चाहिए। जी जी। कि एक डिस्कशन का यह भी तरीका है। तो पैनल डिस्कशन कीजिए, कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी कीजिए इस पर। जी जी। जो हमारे यहाँ ये सांस्कृतिक राजधानी बेगूसराय है। जी जी। एक से एक कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, संगीत के विशेषज्ञ हैं, शास्त्रीय गायक हैं, जी जी, लोक गायक हैं, सुगम संगीत के गायक हैं, वाद्य यंत्र के गायक हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम आपके नर्तक हैं एक से। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल। ये तो इस तरह का कार्यक्रम के एजुकेशन पर कुछ टिप्स दीजिए 10 घंटे, किसी विद्वान शिक्षक को बुला कर। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कैरियर काउंसलिंग का यहाँ कीजिए। जो भाई कैरियर काउंसलिंग नौजवानों के लिए कि आगे पढ़ाई कर रहे हैं, जो हाई स्कूल के छात्र हैं, +2 पास किया, उनको आगे क्या करना है, कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं किसी सब्जेक्ट के लिए क्या विशेषज्ञ बन सकते हैं, रिसर्च का क्या क्या आयाम है, इस सब को रखिए। तो इससे एक एजुकेशन का हुए। कभी कभी स्पोर्ट्स वगैरह का भी खबर आप प्रकाशित कीजिए। एक न्यूज़ चैनल चलाइए जिसमें खबरें हों, समझे ना, खबर। इसमें दूरदर्शन का सेटअप आप शुरू कीजिए, सबसे बेस्ट वही है खबर का चैनल, उससे बढ़िया कोई नहीं अभी भी। बहुत बहुत आभार सर, आपने अपने आशीर्वचन हमारे साथ साझा किए। संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। और
दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी दीपावली और छठ की शुभकामनाएं। और हम फिर एक बार आपके प्रमोटर डॉक्टर रोशन कुमार को धन्यवाद देते हैं तहे दिल से कि उन्होंने ये एक नया आयाम दिया। अरे अपना पेशा से तो चिकित्सक सब तो पेशेगत सीमा में इस तरह बंध गए हैं जो वो नहीं, लेकिन ये कम से कम ये तो है जो पेशेगत सीमा से समाज और जागरूकता हाँ, कर रहे हैं, तो इसलिए उनको भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।